हेलो फ्रेंड्स। मैं जीएस सर आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइनल ओकेजन में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए मैं लेके आया हूं पॉलिटी की पहली क्लास, जिसमें हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में सबसे पहले हम भारत के संविधान की विकास के बारे में चर्चा करेंगे और विकास में हम निम्नलिखित टॉपिक पढ़ेंगे जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले संविधान का विकास। संविधान का विकास जिसमें हम भारत के संविधान का जो स्टार्टिंग से जो 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट से जिसका विकास प्रारंभ हुआ था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके अंदर हम भारत के संविधान के विकास पढ़ेंगे। उसके बाद में हम अगस्त प्रस्ताव पढ़ेंगे। अगस्त प्रस्ताव जो 1940 के अंदर आया था, और उसके बाद में हम क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। इसके बाद हम वेवेल योजना पढ़ेंगे। वेवेल योजना वेवेल योजना के बाद में हम शिमला समझौता पढ़ेंगे। शिमला समझौते में जो शिमला समझौता शिमला समझौते के बाद में हम कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था। ईस्वी में। इसके बाद हम स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके बाद हम संविधान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान जो संविधान सभा का रहा था, उस संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, उसके बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा के चुनाव के बाद में हम संविधान जो हमारा जो मेन संविधान था उसके बारे में स्टार्टिंग करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम उसकी प्रस्तावना को पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बाद हम मेनली जो होता है नागरिकता वाले टॉपिक आते नहीं है हमारे वाले एग्जाम में, लेकिन उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद हम मूल अधिकार पढ़ेंगे। मूल अधिकार जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक जिसका उल्लेख हमारे संविधान के अंदर है। उसके बाद हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व
जो हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक जिनका उल्लेख है। इसके बाद हम संविधान के मूल कर्तव्य जो रशिया से लिए गए थे, जो आर्टिकल 51 के ए में उल्लेख है। उसके बाद हम संघ के बारे में, यानी कि इंडियन के जो केंद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। जो केंद्र, उसको संघ के नाम से बोला जाता है। संघ के अंदर हम 3 चीज पढ़ेंगे: कार्यपालिका, कार्यपालिका के अंदर हम मेनली 3 को पढ़ेंगे: राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 से 62 के अंदर उल्लेख है। राष्ट्रपति के बाद में हम उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति के बाद में हम मंत्रिपरिषद पढ़ेंगे। ये मेनली कार्यपालिका के पार्ट होते हैं। इसके बाद में हम व्यवस्थापिका या संसद के बारे में पढ़ेंगे। संसद के बाद हम न्यायपालिका, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, जिसमें राज्य, हमारा जो राजस्थान के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें मेनली ये टॉपिक संघ के आते हैं। उसके बाद में हमारे जो राजस्थान की पॉलिटी स्टार्ट हो जाती है, उसमें राजस्थान की पॉलिटी में सेम इसी प्रकार से हमारी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के 3 टॉपिक होते हैं। जैसे कि कार्यपालिका के टॉपिक हो गए कार्यपालिका, जिसमें हमारे राज्यपाल होता है, राज्यपाल के बाद में मंत्रिपरिषद होती है। इसी प्रकार से व्यवस्थापिका में केंद्र में तो संसद होता है और इधर विधानमंडल होता है। विधानमंडल में 2 पार्ट होते हैं, एक तो विधान सभा होती है, एक विधान परिषद होती है। मेनली हमारे राजस्थान में विधान परिषद नहीं है और हमारे यहाँ केवल विधानसभा है। जो विधानसभा का अध्ययन करेंगे, विधानसभा जिसमें हमारे 200 मेंबर हैं। व्यवस्थापिका के बाद में हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। न्यायपालिका में वही हमारा हाई कोर्ट आ जाएगा। हाई कोर्ट के साथ साथ हम हमारे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जिसमें ये जिला सत्र न्यायालय होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे संविधान का ऊपर से मोटा सा एक प्रारूप सा पेश किया गया आपके सामने। ये हम पूरी जो क्लासें होंगी उसमें इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें संविधान के विकास को शुरू करते हैं। संविधान के विकास में हम सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो
इंग्लैंड के पीएम थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने सबसे पहले एक गोपनीय समिति बनाई थी। गोपनीय समिति में उन्होंने निर्णय लिया था कि एक एक्ट पारित करेंगे जिससे कंपनी के शासन पर, जो इंडिया में जो कंपनी का शासन था उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले पहला कदम उठाया कि हम रेगुलेटिंग एक्ट बनाएंगे और उससे इस पर नियंत्रण स्थापित करेंगे। नियंत्रण स्थापित करने के लिए सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड में दो संस्थाएं बनाई, दो संस्था बनाई। दो संस्था में एक तो था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो निदेशक मंडल, इसको हिंदी में निदेशक मंडल बोलते हैं। और दूसरी संस्था थी हितधारक मंडल, हितधारक मंडल, हितधारक मंडल। ये दो संस्थाएं थी जो कंपनी के शासन में इंग्लैंड में होते हुए इधर नियंत्रण स्थापित करती थी। और इस एक्ट के अंदर सबसे पहले और एक मेन कदम उठाया गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर जनरल, गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल, गवर्नर गवर्नर जनरल। इसके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई थी। सबसे पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था, वॉरेन लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ये पहला गवर्नर जनरल था। इसके 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई थी जिसमें 4 सदस्य थे, 4 सदस्य, 4 सदस्यों का नाम था, एक का नाम था फ्रांसिस, एक का नाम था मोनसन, एक लिमनेस्टर और एक का नाम था बोरवेल। 4 सदस्य, एक का नाम फ्रांसिस, एक का नाम मोनसन, एक का नाम क्लीवेरिंग और एक का नाम था बोरवेल। ये 4 सदस्य थे जो कंपनी के शासन को चलाते थे। कंपनी के शासन में जो निर्णय लिए जाते थे, जो कार्यकारी परिषद के सदस्य ये बहुमत से निर्णय लेते थे। बहुमत के साथ साथ अगर मत डालते हुए अगर मत बराबर हो जाए तो जो गवर्नर जनरल था उसको निर्णायक मत देने का अधिकार था। अगर मत, यानी कि ये 4 सदस्य थे, अगर दो एक साइड हो जाए तो दोनों को अगर इक्वल होने के बाद में गवर्नर जनरल अपना मत का प्रयोग करता था और एक साइड में मत देकर उसको एक्ट को पारित करता था। यह निर्णायक मत होता था गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल के बाद हमारे इसमें कंपनी के शासन के लिए जो इसके कार्यकर्ता सदस्य होते थे, सदस्य, उनको अपनी आय का ब्यौरा देना पड़ता था। आय के साथ साथ अपना जो निजी व्यापार था, आय का ब्यौरा, आय का ब्यौरा देना पड़ता। उसके साथ निजी व्यापार, निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था।
निजी व्यापार प्रतिबंधित कर दिया गया था। निजी व्यापार को यानी कि घूसखोरी को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा कदम था उस टाइम, क्योंकि निजी व्यापार करके वो रिश्वत लेते थे और उसमें निजी व्यापार करते अपना उस निजी व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था। ये हमारा मेनली रेगुलेटिंग एक्ट था। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में हम पीट्स एक्ट पढ़ेंगे जो 1784 में आया था। पीट्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में पीट्स एक्ट पीट्स एक्ट पीट्स एक्ट पीट्स एक्ट 1784 में पीट्स एक्ट आया था। पीट्स एक्ट में विलियम पीट उस टाइम के इंग्लैंड के पीएम थे। उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसमें एक नियंत्रक मंडल बनाया था। इसमें नियंत्रक मंडल था। नियंत्रक मंडल जिसमें 6 सदस्य थे। 6 सदस्यों में एक चार्ल्स ऑफ एक्सचेंजर होता था। चार्ल्स ऑफ एक्सचेंजर था। उसके साथ एक राज्य सचिव होता था। राज्य सचिव के साथ साथ 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से होते थे। प्रिवी काउंसिल जो इंग्लैंड में हमारा सबसे बड़ा न्यायालय होता था, जिसमें इंडिया के जो मुकदमे उनकी सुनवाई होती थी। या प्रिवी काउंसिल से 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल से 4 सदस्य थे। ये इससे मिलकर के 6 सदस्यों का ये नियंत्रक मंडल था। ये नियंत्रक मंडल कंपनी के शासन को नियंत्रित करता था। कंपनी के शासन, इसके साथ साथ पीट्स एक्ट में जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, जिसमें 4 सदस्य होते थे, उसमें से 4 में से एक सदस्य कम कर दिया गया था। 3 सदस्य कर दिए गए। 4 से 3 सदस्य कर दिए गए। मेनली पीट्स एक्ट में ये 2 ही बातें हैं। उसके बाद में हम पीट्स एक्ट के बाद में हम पढ़ेंगे 1786 का एक्ट। 1786 का अधिनियम, जिसमें सबसे पहले इस टाइम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इधर 3 शक्तियां दी गई थी इस एक्ट के तहत। सबसे पहले तो उनको वीटो दे दिया गया था। वीटो होता है कि जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद के जो निर्णय होते थे उनको वीटो कर देते, यानी कि उनको कैंसिल कर सकता था। ये उनको अधिकार था कैंसिल करने का। गवर्नर जनरल को ये अधिकार दे दिया गया था 1786 वाले अधिनियम में, वीटो का अधिकार। वीटो का अधिकार। इसके बाद उसको प्रधान सेनापति ये पावर दी गई थी। इसके बाद में मेनली
1793 का एक्ट आता है। जो चार्टर एक्ट आते हैं हमारे, उसका पहला चार्टर एक्ट था जो चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट चार्टर एक्ट 1793। इसके अंदर सबसे पहले हमारे संविधान का लिखित विकास प्रारंभ हुआ था। उसमें संविधान के जो एक्ट होते थे उनको लिखना प्रारंभ कर दिया था, और इसमें जो नियंत्रक मंडल बनाया गया था पीट्स एक्ट के तहत, पीट्स एक्ट के नियंत्रक मंडल के वेतन भत्ते जो इंडियन राजस्व से देने का इसमें उल्लेख किया गया था। नियंत्रक परिषद के सदस्यों का वेतन इंडियन राजस्व से, यानी कि भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ये इसमें सबसे मेन पॉइंट था। और 1793 वाले चार्टर एक्ट में सबसे मेन बात यही थी कि इसका नियंत्रक मंडल का जो वेतन था जो इंडियन राजस्व से दिया जाएगा। इसके बाद में इसमें एक निर्णय लिया गया था कि 20 साल बाद में, प्रत्येक 20 साल बाद में एक एक्ट आएगा जिसे चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाएगा। चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट 1793 में आया था। उसके बाद में 20 साल बाद में 1880 चार्टर एक्ट 1813 में दूसरा चार्टर एक्ट था, जिसके अंदर चार्टर एक्ट में मेनली सबसे पहले किया गया था कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया था। व्यापारिक एकाधिकार यानी कि कंपनी पहले केवल अकेली कंपनी थी जो व्यापार करती थी इंग्लैंड की तरफ से, जो उसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके उसको एक प्रशासनिक समिति के रूप में बना दिया गया था। यानी कि व्यापारिक अधिकार समाप्त, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। लेकिन इसमें चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर सभी को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यानी कि एक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसके चाय और चीन के व्यापार के ऊपर कंपनी का एक अधिकार था। उसके बाद में कंपनी का इस एक अधिकार को समाप्त करने के बाद कंपनी के जो गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि आप सेनापति, प्रधान सेनापति और गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। लेकिन इंग्लैंड के जो महाराजा थे उसकी अनुमति से, यानी कि वहाँ के क्राउन की अनुमति से, इनकी यानी उसकी सलाह से, उनकी जो अनुमति देने के बाद में ये उनको नियुक्ति कर सकता था गवर्नर जनरल। क्राउन की सिफारिश
सिफारिश पर प्रधान सेनापति सेनापति और गवर्नर की नियुक्ति कर सकता था। इसके अलावा इसमें शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी, यानी कि शिक्षा के ऊपर इस एक्ट के तहत 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाएगा। और जो ईसाई मिशनरी थे उनको आज्ञा दे दी गई थी कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार प्लस में 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर खर्च 1 लाख रुपए प्लस में ईसाई मिशनरी वे होते हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, वे होते हैं, उनको अनुमति दे दी गई थी कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये इसके मेन टॉपिक थे। इसके बाद में हमारा आता है संविधान के विकास में अगला टॉपिक चार्टर एक्ट ही होता है, जो 1833 के अंदर आया था। 1833 का चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। इसके अंदर बहुत से बदलाव किए गए, जिसमें मेन सबसे पहला परिवर्तन था कि कंपनी का व्यापारिक जो एकाधिकार था वो समाप्त कर दिया गया थी, यानी कि उसको व्यापार करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। व्यापारिक अधिकार समाप्त, व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ये केवल अब एक प्रशासनिक संस्था के रूप में विकसित हो गई और ये केवल प्रशासन को मेंटेन करती थी। इसमें प्रशासन को मेंटेन करने के बाद में इसमें सबसे पहले परिवर्तन जो किया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यानी कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी कि एक तो रियासत वाला भाग था और एक ब्रिटिश इंडिया का भाग था, जिसमें कंपनी का शासन था, उसके ऊपर इसका आधिपत्य था, यानी कि ये उस एरिया के ऊपर इसका नियंत्रण था। ये इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल, ये इसका सबसे मेन टॉपिक था। इसके साथ साथ इसमें एक परिवर्तन किया गया कि जो गवर्नर की कार्यकारी परिषद थी, उस कार्यकारी परिषद में एक सदस्य जोड़ा गया, विधि सदस्य। कार्यकारी परिषद
कार्यकारी परिषद थी, जिसमें स्टार्टिंग में 4 सदस्य होते थे। 4 सदस्य हुआ पीट्स एक्ट में, उसमें एक सदस्य को घटा दिया गया था, 3 सदस्य हो गए थे। उसके बाद में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। उसके परिवर्तन के बाद में दूसरा परिवर्तन ये था कि उसमें विधि सदस्य जोड़ दिया गया, लेकिन इस विधि सदस्य को वोट डालने का अधिकार नहीं था, यानी कि मत डालने का अधिकार नहीं था। एक विधि सदस्य जोड़ दिया गया था। एक विधि आयोग का भी गठन किया गया था। विधि आयोग का गठन, विधि आयोग का गठन यह किया गया था। इसके साथ इसमें दास प्रथा का अंत, पहले भारत में जो दास प्रथा थी उसका इस एक्ट के अंदर समाप्त कर दिया गया, लेकिन इसको पूर्णतः समाप्त 1842 के अंदर किया गया था। लेकिन इसमें दास प्रथा का अंत जो एक्ट के अंदर, अगर क्वेश्चन किया जाए कि कौन से एक्ट के तहत दास प्रथा का अंत किया गया था, तो वो चार्टर एक्ट 1833 वाला था, जो इसके अंदर दास प्रथा का अंत किया गया था। और इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था कि जो सिविल भर्तियां होती थी उसके अंदर प्रतियोगी परीक्षा के तहत उनका भर्ती की जाएगी, लेकिन जो इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, उसके विरोध के बाद इस एक्ट को या इस धारा को समाप्त कर दिया गया था कि ये प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किसी का चयन नहीं होगा, उसको समाप्त कर दिया गया था। इसके मेन टॉपिक यही थे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे 1953 का चार्टर एक्ट, जो अंतिम चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट 1853, यह अंतिम चार्टर एक्ट था, जो चौथा यानी कि फोर्थ चार्टर एक्ट था, जो अंतिम चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट आए थे, इसके अंदर जो विधि सदस्य था, सबसे मेन परिवर्तन, पहला परिवर्तन किया गया, जो विधि सदस्य था उसको परमानेंट कर दिया गया था, उसको वोट डालने का अधिकार भी दे दिया गया था, यानी कि विधि सदस्य को मत डालने का अधिकार, दे दिया गया था। और जो 1833 वाले एक्ट में जो भर्तियों वाली का चयन जो प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर किया जाने का जो धारा जोड़ी गई थी, उसको हटा दिया गया था। वो धारा को पुनः इस चार्टर एक्ट के अंदर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत इस धारा को जोड़ा गया, यानी कि सिविल भर्तियों की जो परीक्षा के आधार पर ही चयन किया जाएगा। सिविल भर्ती यानी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर चयन किया जाएगा। ये इसका मेन टॉपिक था। इसके साथ साथ एक और था, इसमें बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई थी। ये चार्टर एक्ट 1833 के मेन बिंदु थे। इसके बाद में चार्टर एक्ट 1833 के बाद में जो हमारे 1857 की क्रांति हुई, 1857 की क्रांति में जो अंग्रेजों को बहुत भारी नुकसान
झेलना पड़ा, और उस नुकसान की भरपाई के बाद करने के लिए इन्होंने एक एक्ट फिर से लेके आए। 1857 की क्रांति के बाद में 1858 में एक एक्ट लेके आए। उस एक्ट में इन्होंने कंपनी के शासन का नियंत्रण डायरेक्ट क्राउन के अधीन कर लिया गया, और ये इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल उसका नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। भारत का वायसराय। भारत का वायसराय कर दिया गया गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके। और इसके साथ इसमें इंग्लैंड में बदलाव किया गया, एक बनाया गया भारत सचिव। भारत सचिव से पहले उन्होंने जो इंग्लैंड में जो दो कमेटियां संस्थाएं थी, दो संस्था, उनको समाप्त कर दिया। दो संस्थाएं कौन कौन सी थी? एक तो नियंत्रक मंडल और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। उस दोनों को समाप्त कर दिया। उसको समाप्त करके ही ये भारत सचिव का पद सर्जित किया। भारत सचिव का पद सर्जित किया। जो कैबिनेट मंत्री होते थे उनके बराबर इसका ओहदा होता था। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उसके प्रति ये उत्तरदायी होता था। और इसमें एक भारत परिषद बनाई गई, भारत परिषद, जिसमें 15 सदस्य होते थे। 15 सदस्य। जो भारत परिषद थी, भारत परिषद इस भारत के सचिव, राज्य सचिव होता था। इस राज्य सचिव को ये सलाह देती थी, भारत के जो भी काम होता था उसके बारे में ये सलाह देती थी भारत सचिव को, भारत परिषद। ये भारत का जो सचिव होता था, इसके निर्णय, जो डिसीजन थे उनको इनकार करने का अधिकार था। लेकिन जो सिविल सर्विस और जो इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो रिकमेंडेशन, जो सलाह देती थी या जो सिफारिश करती थी, उस सिफारिश को इसके लिए मानना बाध्यकारी था भारत सचिव के लिए। इसकी रिकमेंडेशन 2, यानी कि भारत की इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के बारे में, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ में जो सिविल सर्विसेज थी उनकी भर्ती के बारे में जो रिकमेंडेशन देती थी भारत परिषद, उनको इसको मानना बाध्यकारी था। ये इसके मेन बदलाव थे। उन्नीस के एक्ट के, 1900 भारत शासन अधिनियम, अधिनियम 1858, इसके ये मेन टॉपिक थे। इसके बाद में हमारा आता है 1961 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1861 का, 1961 का नहीं, 1861 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें बदलाव किए गए। सबसे पहले बदलाव किया गया जो गवर्नर की जो
कार्यकारी परिषद के अलावा यहाँ पर हमारी जो संसद है, जो विधानमंडल है, उसका विकास प्रारंभ हो जाता है। इसमें एक विधान परिषद बनाई गई थी, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। जिसमें न्यूनतम 6 सदस्य, अधिकतम 12 सदस्य हो सकते थे। और इसमें जो गवर्नर जनरल था, जिसको भारत का वायसराय बना दिया 1858 के अधिनियम के अंदर, उसको एक अध्यादेश जारी करने की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और इसमें जो ये सदस्य थे, विधान परिषद के जो सदस्य थे, उन सदस्य को कोई वोट डालने का, किसी प्रकार मत डालने का अधिकार नहीं था, मत डालने का अधिकार नहीं था, किसी प्रकार का क्वेश्चन करने का अधिकार नहीं था, बजट पेश करने का अधिकार नहीं था, ऐसा किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। कि ये सिर्फ केवल ये नाम मात्र के थे कि ये विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अंदर और मेन परिवर्तन यही किए गए थे। इसके बाद हमारा आता है 1892 का अधिनियम, 1892 का भारत